आइए करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इसमें पहले मैं प्रॉब्लम पढ़कर सुना रहा हूँ, उसके साथ ही साथ मान नोट करेंगे। और प्रॉब्लम है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, ईएमएफ 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? आई मैक्स निकालना है। आई इक्वल टू होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल आर नहीं दिया है, बाह्य रेजिस्टेंस। तो आई के मैक्सिमम मान के लिए कैपिटल आर की वैल्यू अप्रोच करेंगे 0, तो आई मैक्स हो जाएगा कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर, ये 0 एज्यूम कर दिया जाएगा। कैपिटल ई की वैल्यू 12 है, स्मॉल आर की वैल्यू 0.4, पॉइंट हटा के 0, 4 से 120 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो आई मैक्स हो जाएगा 30 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक बैटरी है, ईएमएफ है 10 वोल्ट, और इसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, किसी प्रतिरोधक से जोड़ी गई है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, धारा आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगा? परिपथ बंद का मतलब जब करंट बह रही हो। तो विभवांतर भी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस भी बताओ। तो हम कैपिटल आर के लिए करंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसमें हमें निकालना है कैपिटल आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई अपॉन आई, आई अपॉन में चला जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 3 इक्वल टू कैपिटल ई 10 और आई का मान 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 5 से 100 काटेंगे आएगा 20, तो ये हो जाएगा R बराबर 20 माइनस 3। कैपिटल आर इक्वल टू 20 माइनस 3, आर इक्वल टू 17 हो आंसर। टर्मिनल वोल्टता पूछी है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये भी फॉर्मूला है विभवांतर और विद्युत वाहक बल में। तो E की वैल्यू रख देंगे, ये दी है हमको 10, I की वैल्यू दी थी 0.5 और स्मॉल r है 3, I की वैल्यू 0.5 और ये है 3, तो 10 माइनस 3 पंजे 15 है, 1.5, 10 में से 1.5 घटेगा तो 8.5, ये हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3,
इसमें वैल्यू दी हैं, दो पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगे हैं। 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध बताओ। कुल प्रतिरोध पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये श्रेणी में है या इंग्लिश में कहते हैं सीरीज। श्रेणी क्रम में लिखेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ देंगे तो 6 ओम आएगा। इस क्वेश्चन का बी पार्ट में कहा है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से कर दें, इसको सप्लाई से जोड़ दें हम 12 वोल्ट, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता बताओ। तो अलग अलग विभवांतर बताओ, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा। किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर बताने के लिए हमें उस परिपथ की धारा पता होना चाहिए। तो पहले करंट निकालेंगे, I इक्वल टू E अपॉन R। यहाँ स्मॉल r निग्लिजिबल दिया है, आंतरिक प्रतिरोध। E 12 लगेगा, 12 वोल्ट। R की जगह पर टोटल रेजिस्टेंस लगेगा 6, 6 दूनी 12, तो करंट आ गई 2 एम्पियर। अब हम अलग अलग विभवांतर निकालेंगे। पहला विभवांतर लिखेंगे V1, वो होगा IR1। दूसरा लिखेंगे V2, वो होगा IR2। पहला देखिए कैसे निकालेंगे, करंट I कितनी है 2, R1 पहला रेजिस्टेंस 1, तो ये हो गया 2 वोल्ट। दूसरे पर वोल्टेज निकालेंगे, V बराबर IR2, I कितना 2, R2 कितना 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। तीसरा वोल्टेज IR3, I कितनी 2, R3 कितना 3, 2 3 6 वोल्ट। इस प्रकार हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4। इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं और वो तीनों रेजिस्टेंस पार्श्व क्रम में लगे हैं। पार्श्व कहते हैं समांतर क्रम को, समांतर क्रम या पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनको पैरेलल में हम इस तरह से जोड़ते हैं। वैल्यू है इनकी 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम। इधर से करंट आई कितने पार्ट में बटेगी, 3 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि संयोजन का कुल प्रतिरोध बताओ, कुल रेजिस्टेंस। पैरेलल में प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू रखेंगे 1/R1 की जगह 2 प्लस 1/R2 की जगह 4 प्लस 1/R3 की जगह 5। 2 4 5 इनका एलसीएम लेंगे 20। 2 से कितने बार जाएंगे 10, 4 से 5 बार और 5 से 4 बार। ये हो जाएगा 10 5 15 4 19 अपॉन 20। 1/R की वैल्यू हो गई। R लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R इक्वल टू हो जाएगा 20/19।
ये आंसर होगा। इसका बी पार्ट, उसमें कहा है यदि संयोजन मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध नेग्लिजिबल है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा कितनी होगी। तो इसको अगर हम जोड़ दें एक बैटरी से जो कि कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की, तो बैटरी से ली जाने वाली करंट और अलग अलग जाने वाली करंट, ये दो बातें पूछी हैं। तो होता क्या है, एक यहाँ सीखने की बात है कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और इसके बाएं और दाएं कोई रेजिस्टेंस, अन्य कोई प्रतिरोध नहीं है, तो तीनों पर जो वोल्टेज होगा वो 20 वोल्ट होगा। इसके लिए भी 20 वोल्ट होगा, इसके लिए भी 20 और इसके लिए भी 20, क्योंकि ये तीनों आपस में समांतर में है और समांतर में वोल्टेज बराबर होता है। इन तीनों का वोल्टेज बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 20 के। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस होता तो 20 वोल्ट में से कुछ वोल्ट वहाँ एब्जॉर्ब हो जाते, अवशोषित हो जाते और 20 से कम यहाँ पर होते। तो फिलहाल हम इस पहले में करंट निकाल रहे हैं, I1 इक्वल टू बी अपॉन R1 लगाएंगे ओम्स लॉ से, I बराबर बी अपॉन आर। तो B कितना है, 20, R1 कितना लगेगा, 2 से काटेंगे 10, तो करंट आ गई 10 एम्पियर। दूसरे रेजिस्टेंस में करंट I2 बराबर बी अपॉन R2, B फिर से लगेगा 20, R2 ये बीच वाला रेजिस्टेंस 4 ओम, 4 से काटेंगे 5 एम्पियर। तीसरी करंट B अपॉन R3, B कितना लगेगा 20, R3 कितना लगेगा 5, 5 से काटेंगे 4 एम्पियर। कुल करंट बैटरी से कितनी निकली उसको देखेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, 10 + 5 + 4, तो कितने एम्पियर निकली, 19 एम्पियर। बैटरी से निकलेगी 19 एम्पियर और बाद में वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5, पहले प्रॉब्लम सुनेंगे। कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध इतने ताप पर रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 हो, उसका रेजिस्टेंस 117 ओम हो, तो अवयव का ताप क्या होगा। इस रेजिस्टेंस को हमने R1 लिखा है, इसे R2, इस टेम्परेचर को T1 और इस टेम्परेचर को T2, ये निकालना है। इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ये है, तो कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतना होगा। जो धातु होती है, मेटल होती है, टेम्परेचर बढ़ने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इससे ये रेजिस्टेंस अधिक है, तो नेचुरल है कि ये टेम्परेचर जो T2 आएगा 27 से अधिक आएगा। इसमें हमको प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसकी वैल्यू दी है अल्फा इक्वल टू 1.7 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हम अल्फा इक्वल टू R2 - R1 अपॉन R1 ब्रैकेट T2 - T1,
ये टेम्परेचर वृद्धि है। यहाँ से हमको निकालना है T2, तो ये जो ब्रैकेट है T2 माइनस T1 क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले आएंगे। T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1 एल्फा अपॉन में आ जाएगा एल्फा इंटू R1। वैल्यू रखेंगे सबकी। R2 की वैल्यू 117 है माइनस R1 की वैल्यू 100 और एल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू R1 की वैल्यू 100। एक 117 में से 100 जाएंगे 17 अपॉन 1.7, 10 की पावर जो माइनस 4 है ऊपर जाएगी तो प्लस 4, नीचे है 100। 100 में 10 की पावर 2 होती है तो 2 बच जाएगी, इससे 2 पावर कटेगी 2 बच जाएगी। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0। 17 से इसमें जाएंगे 10 बार, 10 इंटू 10 की पावर 2 का अर्थ है 100, इनकी मल्टीप्लाई हो गई 1000। इधर है T2 माइनस T1, तो T2 निकालना है माइनस T1 की वैल्यू 27 डिग्री। 27 माइनस के इधर जाकर 1000 में जुड़ जाएंगे, तो T2 बराबर 1000 प्लस 27, 1000 27 डिग्री सेल्सियस। यह फाइनल टेम्परेचर होगा जिस पर मेटल का रेजिस्टेंस 117 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कोई वायर है जिसकी लेंथ दी है L इक्वल टू 15 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया है A इक्वल टू, ये दिया है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। इस तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की जाती है, बहुत स्मॉल करंट इसमें भेजी जाती है। तार का रेजिस्टेंस है 5 ओम और तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। R की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, एल की वैल्यू 15। 5 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 6, 3 दूनी 6, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 यूनिट होता है इसका ओम इंटू मीटर। तो इस प्रकार हमने इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाला, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये पदार्थ का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। प्रॉब्लम नंबर 7, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर रेजिस्टेंस दिया है, R1 लिखेंगे 2.1 ओम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस दिया है 2.7 ओम। तो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा निकालना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसके फॉर्मूले का यूज किया था, इसमें भी करेंगे। एल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1
अपॉन R1 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। ऊपर वैल्यू रखेंगे R2 की वैल्यू 2.7 माइनस R1 की वैल्यू 2.1 अपॉन R1 की वैल्यू अपॉन में 2.1। T2 कितना है, T2 है 100, तो यहाँ लगाएंगे 100 माइनस, और T1 था 27.5 इक्वल टू 2.7 में से 2.1 घटाएंगे तो बचेगा 0.6 अपॉन में 2.1। 100 में से इसे घटाएंगे 0.5 टू 7, इतना बचेगा। इसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, इस पॉइंट से यहाँ 0 आ जाएगा, तो 60 अपॉन और इनकी मल्टीप्लाई 725 और 21 की 5 2 और 7, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 सत्ते 14, 5 2 7 5 12 और 5 और 1 15,225। इससे 60 को डिवाइड करना है, तो 60 बहुत छोटी संख्या है, पॉइंट लगाएंगे 0, 0 लगाएंगे 0, 0 लगाएंगे 0, ये 60,000 हो गए। अब 15 का टेबल 4 बार तो जाएंगे नहीं, 3 बार जाएंगे, 0.003। और अगर आगे से और डिवाइड किया जाए तो 8 या 9 बार और जा सकते हैं। यूनिट आएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा। इसका अर्थ होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर इस मेटल जो सिल्वर है इसका रेजिस्टेंस 0.0039 ओम इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें वैल्यू दी है निक्रोम, जिसे हम नाइक्रोम कहते हैं, इसमें बुक में लिखा है निक्रोम। नाइक्रोम का एक तापन अवयव कोई थर्मल कपल है 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, वोल्टेज है 230 वोल्ट, करंट 3.2 एम्पियर से चेंज हो जाकर 2.8 एम्पियर हो जाती है। करंट की वैल्यू 3.2 एम्पियर से बदलकर 2.8 एम्पियर हो गई, तो इसे लिखेंगे I1, इसे लिखेंगे I2। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो, द टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री हो, तो तापन अवयव का स्थायी ताप बताओ, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यह V और I से रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि इस कंडीशन में कितना रेजिस्टेंस है और इसमें कितना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। R1 इक्वल टू V अपॉन I, क्योंकि ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, उसी में से R अलग किया मैंने तो I अपॉन में चला गया। R इक्वल टू V अपॉन I, R1 निकालेंगे तो यहाँ I1 आएगा, V 230, I1 की वैल्यू 3.2, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, दो से कट जाएगा, या इसको हम डिवाइड करें तो 32 से डिवाइड करेंगे अगर इसको, तो ये आ जाएगा 2300। पहले 3 सत्ते के 7 बार जाएंगे, 7 दूनी 14,
7 तियाँ 21 और 1 22, 6 बचे, उतारा 0, एक बार भाग दिया हमने तो 71 आ रहा है, और आगे अगर डिवाइड करते हैं तो 8 और आ जाएगा पॉइंट के बाद। ये R1 रेजिस्टेंस हुआ। इसी प्रकार R2 निकालेंगे तो V/I2 आएगा 230/2.8। R2 निकालेंगे जब R2 इक्वल टू V/I2 V 230 और I2 थी 2.8, ये लिखिए 2.8 एम्पियर। I2 की वैल्यू है 2.8। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, और 28 से 2300 को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 82.1 ओम, और R1 हमारा आ गया 71.8 ओम। इसमें अल्फा की वैल्यू प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हुआ है, प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है अल्फा इक्वल टू 1.7 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो इसमें T2 निकालना है। यह क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिखवाई थी। इस वोल्टेज की सप्लाई है, करंट यहाँ से यहाँ चेंज हो गई, टेम्परेचर 27 था तो किस टेम्परेचर पर ये करंट बदल गई, ये टेम्परेचर निकालना है। तो इसमें भी हमारा रिलेशन वही लगेगा अल्फा का, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। चूंकि हमें T2 निकालना है तो ये ब्रैकेट पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगी और अल्फा नीचे चला जाएगा, तो T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1, और अल्फा और आ जाएगा नीचे। वैल्यू रख रहे हैं, R2 की वैल्यू 82.1 माइनस R1 की वैल्यू 71.8 अपॉन में R1 है 71.8 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू 1.7 10⁻⁻⁴। इसमें ऊपर अगर हम घटाएंगे तो 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 10.3 बचेगा, अपॉन में 71.8 और 1.7 इनकी मल्टीप्लाई 7 8 56, 7 एकम 7 5 12 और 7 7 49, 1 कैरी 50 हो गए, 8 1 एकम 1 1 7, ये आएगा 6 8 2 10, 2 और 7 5 12, पॉइंट 1 और 1 2 डिजिट पहले, 10 की पावर -4 से ऊपर जाएगी +4, ये 6 हटा दूं तो यहाँ 1 आ जाएगा 0 की जगह, 10.3 122.1, पॉइंट से पॉइंट हट गया 10⁴। इसे भाग करेंगे 1221 से 103 को, तो बार नहीं जाएगा, पहले पॉइंट लगेगा यहाँ 0, फिर 0 लगेगा, फिर 0, 12 का टेबल पढ़ेंगे इससे ज़्यादा ना हो जाए, 12 8 96, 8 बार जा सकते हैं, 8 की इधर से मल्टीप्लाई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 8 एकम 8 और 1 9, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 3 और यहाँ रह गए 2, 12 में से 7 गए 5 और यहाँ कुछ नहीं, 0 स्वतः होता रहेगा, पॉइंट लगा हुआ है। 12 का टेबल 12 चौक 48, 4 बार जाएंगे तो ये डिवाइड आएगा 0.084 10⁴। यह 10⁴ इस पॉइंट को 4 स्थान राइट साइड में ले जाएगी, तो 1 2 3 और चौथा स्थान लगा लेंगे 0,
तो ये हो जाएगा 840। इधर क्या चल रहा है, T2 माइनस T1, तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू 840। T2 निकालना है और T1 की वैल्यू थी हमारे पास, T1 था 230 वोल्ट पर 27 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, और 840, ये 27 इधर आगे जुड़ जाएंगे, 840 प्लस 27, तो ये हो गया 867 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार हमारा ये दूसरा टेम्परेचर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9, इसमें एक डायग्राम दिया है, लिखा है दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। तो एक नेटवर्क दिया है, इसमें 10 ओम के रेजिस्टेंस के आगे सेल जुड़ा है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल का, और ये डायग्राम दिया है और इसमें पूछा है कि प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा बताओ। यहाँ से चलने वाली करंट को मैंने I लिखा, यहाँ से जाकर करंट दो भागों में बट गई, I1 I2, यहाँ जाकर फिर बटी इधर I3 और इसमें है I1 माइनस I3, इधर ऊपर से I3 आ रही है, इधर से I2, तो जुड़ के हो जाएगी I2 प्लस I3। इस पॉइंट पर आकर दोनों करंट जुड़कर फिर इधर चली आएंगी। तो अलग अलग शाखाओं में करंट निकालना है, और तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट ना बह रही हो तो हम ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, बड़े आसानी से कर पाएंगे। लेकिन ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नहीं है, बीच में भी धारा बह रही है, तो हम इसको किरचॉफ के द्वितीय नियम से करेंगे। कैसे करते हैं देखेंगे। इसमें बंद पास बन रहे हैं, एक बंद पास ये है, एक बंद पास ये है, और एक बंद पास ये है, यहाँ ऐसे। चूंकि तीन धाराएं हो गई हमारी अननोन, I1 I2 I3, तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए। तो हम पहले बंद पास इसमें लिख रहे हैं, फर्स्ट में बंद पास ABDA में, ABDA में क्या करते हैं, करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते हैं। करंट कितनी है I1, मल्टीप्लाई किससे होगी 10 से, तो लिखा जाएगा I1 इंटू 10। आगे बढ़ गए, यहाँ पर करंट कितनी है I3 इंटू 5, और आगे आ गए इधर चले, करंट कितनी है I2 इंटू 5। जब हम ऐसे आ रहे थे तो ये करंट सामने से आ रही है, इसलिए यहाँ साइन आएगा माइनस, इक्वल टू, इसमें कोई सेल नहीं लगा है तीनों वायरों में, तो बराबर 0। पूरे इक्वेशन को हम सिंपल कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा 2I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर 0। यहाँ दो बार जाएगा 2I1, I2 का 5 डिवाइड हो गया, खाली I2 बचा, I3 को तीसरे नंबर पे लिखा, सीक्वेंस में लिख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरे पास में देख रहे हैं, इस वाले में, इसमें इक्वेशन क्या आएगी देखिए, 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी I1 माइनस I3 से, तो आएगा 5 I1 माइनस I3 इधर से,
उधर से जब आएंगे तो यहाँ करंट कितनी है, I2 प्लस I3 मल्टीप्लाई 10, और ऊपर से आ रहे हैं करंट सामने से आ रही है, माइनस में आएगा I2 प्लस I3 मल्टीप्लाई 10। इधर चले ऐसे करके, इधर को करंट कितनी है I3 और 5, और अपोजिट करंट है माइनस I3 इंटू 5 बराबर 0। इसमें भी कोई सेल नहीं लगा है तो बराबर 0। इसको भी पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ बचेगा I1 माइनस I3 माइनस ये 5 से डिवाइड यहाँ 2 बार जाएंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2I2 माइनस 2I3 और माइनस का I3 बराबर 0। I1 माइनस 2I2, I3 एक ये है, 2 ये, एक ये, 4 हो गए। इक्वेशन नंबर 2, 3 वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, तो तीसरी इक्वेशन इस लास्ट नीचे वाले से बनेंगे। यहाँ से इधर से देखिए करंट कितनी है I2 इंटू 5 प्लस I2 प्लस I3 इंटू 10, I2 इंटू 5 प्लस I2 प्लस I3 इंटू 10। आगे देखिए इधर से ऐसे आ रहे हैं, करंट भी इधर को ही जा रही है, कितनी करंट जा रही है I प्रारंभ में 2 पार्ट में ही बटी है, I1 और I2, तो इनका योग इसके बराबर होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो ये I1 प्लस I2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से। I1 प्लस I2 इंटू 10 इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज भी है 10 वोल्ट, तो बराबर 10। इस पूरे को छोटा करने के लिए 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आएगा I2 प्लस, यहाँ 2 बार जाएंगे, 2I2 प्लस 2I3 प्लस यहाँ 5 से डिवाइड होगा, 2 बार जाएंगे, 2I1 प्लस 2I2 और फिर 10 में 2 बार जाएंगे। 2I1 को पहले लिखो प्लस I2 1 और 2 3 और 2 5, 5I2, I3 2 स्टेप है बराबर 2। इक्वेशन 3 होगी। अब हम कोई सी 2 इक्वेशन लेकर और उनमें I3 का स्टेप काटेंगे। तो पहली दूसरी देखें, पहली में I3 अकेला है, पहली इक्वेशन ये है हमारी, और इसमें I3 सिंगल स्टेप है, जबकि दूसरी इक्वेशन में I3 में 4 आ रहे हैं। तो पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 और 4, ये आएगा 8I1 माइनस 4I2 प्लस 4I3 बराबर 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दी। इक्वेशन 2 देख रहे हैं यहीं पर, इसको जस्ट इसके नीचे लिख लिया पहली की, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 बराबर 0। यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इनको सॉल्व कर रहे हैं, ये कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 9I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 0। 9I1 या 3 से इसको पूरे को डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6, इक्वेशन नंबर 4। ये 2 क्वांटिटीज में, 2 राशियों में ये इक्वेशन आ गई हमारी। ऐसे ही हम पहली और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में देखिए I3 का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो I3 का कोफिशिएंट 2 है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 और 2, 4I1 माइनस 2I2 प्लस 2I3।
बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट है। और थर्ड वाली 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 बराबर 2, थर्ड इक्वेशन। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं समीकरण 1 और 3 को। यहाँ 2i3 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसे घटाने पे करेंगे। और ये वाली कैसे हुई थी सॉल्व? जोड़ने पर। घटाने पे करेंगे तो यहाँ माइनस 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 और यहाँ भी माइनस, ये कट गए। 4 में से 2 गया, 2i1, i2 कितने हो गए? 7i2 और माइनस के 2। इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 5। अब हम 4 और 5 को सॉल्व करके तब i1 i2 निकालेंगे। तो लिखते हैं इक्वेशन 4 को 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 0 फॉर इक्वेशन 2i1 माइनस 7i2 इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन 5। इसमें देखिए यहाँ i2 का गुणांक है 2 और यहाँ है 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, इसे करेंगे 2 से। 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 बराबर 0, 2 दूनी 4 माइनस 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है वही। इनमें भी माइनस के हो गई है, तो ये भी कैसे सॉल्व होंगी? घटाने पर माइनस प्लस और प्लस, ये कट गया। 21 में से 4 जाएगा तो 17 है i1 बराबर, यहाँ बचेगा 4, तो i1 इक्वल टू 4/17 एम्पियर। ये आंसर हुआ। i1 की वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन में लगा लें, तो 21 i1 माइनस 14 है i2 बराबर 0, 21 इंटू 4/17 है माइनस 14 है i2 बराबर 0, या लिख सकते हैं 14 है i2 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 21 इंटू 4/17। 7 के टेबल से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इधर बचेगा i2 और 3 दूनी 6/17। ये i1 और i2 के मान अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख लें तो i3 का मान आ जाएगा। तो i1 और i2 के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है फर्स्ट इक्वेशन है 2i1 माइनस i2 प्लस i3। तो i1 माइनस i2 प्लस i3 बराबर 0। इसमें i1 और i2 की वैल्यू रख रहे हैं 4/17 और 6/17, तो यहाँ आएगा 4/17 है माइनस 6/17 है और प्लस i3 बराबर 0। 2 चौक 8, 8/17 है माइनस 6/17 है प्लस i3 बराबर 0। ये हल होके हो जाएगा 2/17 है, उधर जाएगा तो i3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2/17 एम्पियर। इस प्रकार तीनों करंट्स निकाल दी। इन्हीं के अनुसार ब्रांचेस में कितनी करंट बह रही है उसे हम बता सकते हैं। धन्यवाद।